हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं 12th क्लास मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही छोटा सा चैप्टर जिसका नाम है मनी। मनी चैप्टर सबसे सिंपल और नॉलेजेबल चैप्टर्स में से एक है 12th क्लास के अंदर। और आज की क्लास के अंदर हम पूरा चैप्टर ए से लेकर जेड तक कवर कर लेंगे। जैसे हमने बीओपी कवर करा था, फॉरेन एक्सचेंज कवर करा था और बजट कवर करा था, इसी तरीके से मनी चैप्टर भी आज हम पूरा का पूरा खत्म करने वाले हैं। तो मनी चैप्टर के अंदर जितने भी टॉपिक है, मैं आप सारे टॉपिक आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। जितनी चीजें हैं साथ साथ आप उसको नोट भी करते रहना, ताकि आप जब आगे रिवीजन करो तो आपको इससे हेल्प मिल जाए। तो आइए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है मनी, जो कि हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स का है। अब मनी वाले चैप्टर के अंदर हम जो मोटे मोटे टॉपिक्स हैं वो हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एवोल्यूशन ऑफ मनी, मनी किस तरीके से एवोल्यूट हुआ है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बार्टर सिस्टम क्या था। फिर डेफिनेशन ऑफ मनी पढ़ लेंगे हम लोग। उसके बाद हम समझेंगे मनी का क्लासिफिकेशन हम कैसे कर सकते हैं। उसके बाद है फंक्शंस ऑफ मनी, मनी हमारे लिए क्या क्या काम करता है। और दिन सबसे लास्ट टॉपिक रहेगा हमारा मनी सप्लाई। तो ये मोटे मोटे टॉपिक्स हैं जो आज की क्लास के अंदर हमारे को कवर करने हैं। आइए स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं एवोल्यूशन ऑफ मनी। एवोल्यूशन ऑफ मनी का मतलब है कि मनी का जो विकास है वो किस तरीके से हुआ, मनी का जो डेवलपमेंट है वो किस तरीके से हुआ। देखो, आज की अगर हम बात करें तो हमारे पास बहुत सारे मोड ऑफ पेमेंट्स है, यानी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे हम पेमेंट करके चीज़ों को खरीद सकते हैं। हमारे पास करेंसी नोट है जो 500 रुपये की शक्ल में है, या फिर 100 रुपये है, 200 रुपये के नोट चलते हैं, 50 रुपये के, 20 के, 10 के, इस तरह के नोट चल रहे हैं। इसके अलावा कॉइन्स चल रहे हैं 20 रुपीज़ के, 10 रुपीज़ के, 5 रुपीज़ के। इसके अलावा बहुत सारे मोड ऑफ डिजिटल पेमेंट्स हैं हमारे सामने, जैसे पेटीएम से, गूगल पे से हम लोग पेमेंट कर देते हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी डिजिटल पेमेंट्स मार्केट में आ रही है, जैसे बिटकॉइंस वगैरह भी आपको पता है फॉर्म में आने लग गई हैं धीरे धीरे। इसके अलावा चेक से, ड्राफ्ट से, इन सब चीज़ों से हम पेमेंट कर सकते हैं। तो आज हमारे पास पेमेंट करने के लिए इतनी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, हम कोई भी सामान खरीद के इन सब चीज़ों से पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या यही सारी चीज़ें आज से 100 साल पहले भी थी? क्या यही सारी चीज़ें आज से 200 साल पहले भी थी? किस तरीके से मनी का एवोल्यूशन हुआ है? तो अगर हम समय से कुछ समय पहले जाते हैं तो हम देखेंगे आज से 15 साल 20 साल पहले डिजिटल पेमेंट्स नहीं थी। अगर हम कुछ और समय पीछे चले जाते हैं तो हम देखेंगे चेक ड्राफ्ट वगैरह नहीं हुआ करते थे। और पीछे जाएंगे तो हम देखेंगे बैंक नहीं था। और पीछे जाएंगे तो हम देखेंगे पेपर मनी नहीं था। पेपर मनी भी आई थिंक 1861 में आई थिंक पहली बार इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ था। उससे पहले क्या चलते थे? मेटेलिक मनी चलते थे, यानी सोने चांदी के या फिर मेटल वगैरह जो होते थे उनके सिक्के चला करते थे। और उससे पीछे हम चले जाएंगे तो हम देखेंगे सबसे पहले चलता था बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम, या फिर इसे हम कमोडिटी मनी, या फिर हम लोग इसे C2C इकोनॉमी कहते थे। इसके अंदर क्या होता था? एक सामान लो और बदले में दूसरा सामान दे दो। तो हम यही चीज पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से जो मनी है उसका एवोल्यूशन हुआ है। तो पहला क्वेश्चन हमारा यही रहेगा। सबसे पहले मनी के रूप में बहुत पहले चलता था क्या? कमोडिटी मनी। कमोडिटी मनी को हम लोग, इस सिस्टम को हम लोग बार्टर सिस्टम भी कहते थे। इसके अंदर क्या होता था? जब हमें एक सामान चाहिए तो हम किसी को उस अगले बंदे से हम वो सामान लेते थे, और हमारे पास जो चीज अवेलेबल होती थी हम वो दूसरे को दे देते। एक एग्जांपल देता हूं कि अगर मान लो मैं फार्मर हूं और मुझे कपड़ों की जरूरत है, तो मैं किसी टेलर के पास जाऊंगा और मैं उससे कपड़े ले लूंगा और बदले में अपने जो अनाज है, फूड ग्रेन है, मैं उनको प्रोवाइड कर दूंगा। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? बार्टर सिस्टम कहते हैं। ठीक है, बार्टर सिस्टम में एक कमोडिटी से हम दूसरी कमोडिटी को क्या कर लेते थे? एक्सचेंज कर लेते थे। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर कमोडिटी मनी के अंदर हम कुछ चीजें ऐसी थी जिनको हम कॉमन, जैसे हम मनी का इस्तेमाल करते हैं ना, ऐसे हम किसी कमोडिटी का भी इस्तेमाल करते थे। जैसे इसके अंदर लेदर होता था, मोती, जैसे पियर्स वगैरह, मोती वगैरह होते था, प्रीशियस स्टोन्स होते थे। कुछ ऐसी चीजें हमने फिक्स कर रखी थी कि जिनको हम लोग लेन देन में ज्यादातर क्या करते थे? इस्तेमाल करते थे। ठीक है, तो इसे हम लोग कहते हैं बच्चों कमोडिटी मनी। आगे हम लोग पढ़ने भी वाले हैं अभी वाटर सिस्टम पूरा का पूरा। ठीक है, अब देखो, कमोडिटी मनी के अंदर ना बहुत सारी दिक्कतें सामने आई। कमोडिटी मनी के अंदर बहुत सारी दिक्कतें सामने गई। एक सबसे बड़ी जो दिक्कत थी ना वो था लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं फार्मर हूं और मुझे कपड़ों की जरूरत है तो मैं टेलर के पास गया हूं और मैंने बोला कि सर आप मेरे से अनाज ले लो और बदले में मुझे कपड़े दे दो।
लेकिन हो सकता है ना कि उस बंदे को अनाज की ज़रूरत नहीं है, उसके पास पहले से ही अनाज है। आज तो देखो हम मार्केट में पैसा लेके जाते हैं, कोई भी चीज़ मार्केट में परचेज कर लेते हैं, लेकिन उस टाइम हमारे पास पैसा नहीं था, हमारे पास चीज़ें ही होती थी, हमारे पास जो गुड्स होते थे उसी से हम दूसरे गुड्स को एक्सचेंज करते थे। तो अब सामने वाला बोल रहा है कि यार मेरे पास अनाज पहले से ही है, तो अब ये ट्रेडिंग नहीं हो पाएगी। तो सबसे बड़ी दिक्कत यही थी। तो इस दिक्कत को दूर करने के लिए मार्केट के अंदर क्या लेकर आया गया? मेटेलिक मनी। ठीक है, मेटेलिक मनी के अंदर जो मेटल होते थे, हम मेटल के क्या बनाते थे? सिक्के बनाते थे। ठीक है, मेटल के सिक्कों से हम क्या करने लगे? एक्सचेंज करने लगे। तो मेटेलिक मनी क्यों आया? जैसे जैसे ग्रोथ ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन हुआ, यानी जैसे जैसे आबादी बढ़ने लगी, तो सरकार ने ये पाया कि यार लोगों को लेन देन करने में, ट्रेडिंग करने में, व्यापार करने में बहुत ज्यादा क्या आ रही है? दिक्कत आ रही है। तो गवर्नमेंट ने क्या करा? एक्सचेंज पर्पस के लिए गोल्ड और सिल्वर के सिक्के चलाने शुरू कर दिए। इनमें फायदा क्या था? एक तो ये ड्यूरेबल था, ठीक है, और ये इजी टू हैंडल था। ड्यूरेबल मतलब ये टिकाऊ था, ठीक है, ये जैसे गुड्स खराब हो जाते हैं, मिल्क खराब हो जाएगा, वेजिटेबल खराब हो जाएगा, अनाज खराब हो सकते हैं। आपके पास अगर कोई जानवर है, एनिमल्स, आप एनिमल्स से एक्सचेंज कर रहे हो, तो एनिमल्स में भी क्या, उनकी भी एक लाइफ होती है, उनकी तबीयत भी खराब हो सकती है, उनकी सेहत खराब हो सकती है। लेकिन मनी क्या था? जो मेटेलिक मनी था कैसा था? वो ड्यूरेबल था, क्योंकि वो मेटल के बने हुए थे, वो टिकाऊ थे, ठीक है, और ईजी टू हैंडल, उनको हैंडल करना, कैरी करना, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना थोड़ा ईजी हो गया। ठीक है, और एक बेनिफिट ये आया कि डिवाइडेड इनटू द स्मॉल यूनिट्स, हम लोग मेटल को स्मॉल यूनिट्स के अंदर ब्रेक भी कर सकते थे। जैसे अगर मान लो 100 रुपए का मेटल है, तो उसको आप 5-5 रुपए के मेटल में क्या कर सकते थे? तोड़ भी सकते थे, यानी कि एक्सचेंज भी कर सकते थे। जैसे आज हमारे पास 500 का नोट होता है, तो हम जाकर उसको 100 रुपए के नोट में भी चेंज करवा सकते हैं। तो सेम ऐसे ही मेटल के साथ था, लेकिन गुड्स के साथ ये चीज नहीं था। मान के चलो आप एक टेलर से कोट ले रहे हो, तो कोट का थोड़ी ना वो आधा कर सकता है, ठीक है, उससे तो वो खराब हो जाएगा। तो मेटेलिक मनी के अंदर काफी सारे फायदे थे। जैसे जैसे ह्यूमन सिविलाइजेशन बढ़ा, मेटेलिक मनी को बढ़ावा दिया गवर्नमेंट ने। इसमें गोल्ड और सिल्वर के सिक्के चलाए गए। ये ड्यूरेबल होते थे, इजी टू हैंडल होते थे, और इनको हम स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड कर सकते थे। लेकिन इसके अंदर भी दिक्कत आने लगी। इसके अंदर क्या दिक्कत आने लगी? जैसे जैसे और ह्यूमन सिविलाइजेशन बढ़ा, जैसे जैसे ट्रेडिंग और बढ़ी, तो गवर्नमेंट ने ये पाया कि यार इनको हैंडलिंग ऑफ द लार्ज ट्रांजेक्शन, बड़ी ट्रांजैक्शन में इनको हैंडल करना बहुत मुश्किल है। चलो 1 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए की बात है तब तो अलग है, लेकिन जहां पर बात लाखों की आ गई, जहां पर बात करोड़ों की आ गई, वहां पर इतने सारे सिक्कों से पेमेंट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। जैसे आप मान के चलो 500 रुपए का एक नोट है, तो 500 रुपए का नोट कितना सा स्पेस लेता है? जेब के अंदर आराम से फिट हो जाता है। लेकिन वहीं पर अगर 500 मेटल के सिक्के छापने पड़े, तो वो कितना ज्यादा हैवी होगा, उनको कैरी करना कितना ज्यादा मुश्किल होगा। तो मेटल के सिक्कों में दिक्कत ये आने लगा, एक तो गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा मेटल की जरूरत पड़ने लगी, और इतना मेटल गवर्नमेंट के पास था नहीं। गवर्नमेंट इतना गोल्ड रिजर्व कहां से लाती, गवर्नमेंट इतना मेटल कहां से लाती? मेटल बहुत कम था, इनको हैंडल करना काफी मुश्किल होने लगा, और इसको ट्रांसपोर्टेशन यानी एक जगह से दूसरी जगह लेकर आना जाना बहुत ज्यादा सेफ नहीं था। और मेटल की सप्लाई भी धीरे धीरे क्या होती जा रही थी? लिमिटेड होती जा रही थी। इसलिए गवर्नमेंट ने कुछ समय के बाद मेटल मनी को भी बंद करा, और मेटल मनी की जगह क्या आने लगा? फिर पेपर मनी आने लगा। अब पेपर मनी तो हम आज भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आया? बार्टर सिस्टम, कमोडिटी मनी, कमोडिटी मनी के बाद मेटेलिक मनी, मेटेलिक मनी के बाद मेटेलिक मनी में भी कई दिक्कत थी, तो फिर हमारा आ गया पेपर मनी। अब पेपर मनी के अंदर फायदा क्या था कि यार 500 सिक्के छापने की जगह 500 का एक कागज का नोट छाप दो, बस कागज का नोट, ठीक है। तो मार्केट के अंदर क्या आ गया? पेपर मनी आ गया। और हमारे इंडिया के अंदर तो पेपर मनी आज भी चल रहा है। आई थिंक इंडिया के अंदर 1861 के अप्रॉक्स पेपर मनी चलाया गया था इंडिया के अंदर। इट वाज ड्यू टू इनकन्वीनियंस यूज ऑफ द गोल्ड एंड सिल्वर दैट द इन्वेंशन ऑफ द पेपर मनी। कह रहे मेटेलिक मनी में काफ़ी दिक्कतें थी, इसलिए हम पेपर मनी लेकर आए, ठीक है। पेपर मनी से ये हुआ कि ये फैसिलिटेट था ह्यूज ट्रांजेक्शन, बड़ी ट्रांजेक्शन को ये सपोर्ट करने लगा, जिससे हमारे देश का ट्रेड बढ़ने लगा। और इंडिया के अंदर आज भी पेपर मनी चलता है, जिसको रेगुलेट करता है, जिसको छापने का काम कौन करता है? आरबीआई, यानी गवर्नमेंट के कहने पर आज हमारे देश में पेपर मनी आरबीआई द्वारा छापा जाता है, ठीक है। पेपर मनी के बाद आता है बच्चों हमारा बैंक, इसी को हम लोग कहते हैं क्रेडिट मनी। तो पेपर मनी के बाद क्या आता है? हमारा बैंक मनी, क्रेडिट मनी, जिसमें हमारा चेक, ड्राफ्ट, इसके अलावा प्लास्टिक मनी जैसे कि डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, स्मार्ट कार्ड, तो ये सब इसके अंदर आ जाता है बैंक मनी के अंदर, ठीक है। तो इसका बैंक मनी क्यों आया पहले समझ लेते हैं। बैंक एंड क्रेडिट मनी वॉज इन्वेंटेड टू मेक ट्रांजेक्शन कन्वीनियंट बेस्ड ऑन द ट्रस्ट एंड कंसेंट बिटवीन द बायर एंड सेलर। जैसे जैसे ट्रेड बढ़ने लगा,
तो बायर और सेलर का एक्सचेंज भी बढ़ने लगा। तो जरूरत थी बायर और सेलर के बीच में ट्रस्ट लेकर आने के लिए, और ट्रस्ट लेकर आने का काम किसने करा? बैंक ने करा। तो बैंक ने बहुत सारी जगह पर मीडियम ऑफ पेमेंट बनकर बैंक ने बायर और सेलर को बोला तुम एक्सचेंज करो, पेमेंट का जिम्मेदारी मैं लूंगा, तुम्हारे पैसे रखने की जिम्मेदारी मैं लूंगा, ठीक है, तुम्हारे पैसे संभाल के रखने का काम मैं करूंगा। तो इस तरीके से मार्केट में आया बैंक या फिर क्रेडिट मनी, ठीक है। तो बैंक और क्रेडिट मनी जो है पूरी तरीके से ट्रस्ट और कंसेंट बेस है। जैसे बैंक जो चेक चलाता है, बैंक जो ड्राफ्ट चलाता है, तो बायर और सेलर की अंडरस्टैंडिंग में वो क्या किया जाता है? एक्सेप्ट किया जाता है। जैसे मैंने किसी से कोई सामान खरीदा और मैं उसको चेक दे रहा हूं, तो भाई अगर वो चेक लेने के लिए तैयार होगा तभी लेगा। इसका मतलब यह है कि चेक को स्वीकार अगर बंदा चाहे तो कर भी सकता है और ना चाहे तो नहीं भी कर सकता, ठीक है। पीपल स्टार्टिंग द यूजिंग द क्रेडिट मनी लाइक द चेक, ड्राफ्ट एक्सेट्रा। उसके बाद बैंक मनी के अंदर ही क्या आया? हमारा प्लास्टिक मनी आया। बैंक ने ही क्या इशू करा? प्लास्टिक मनी भी इशू करा। प्लास्टिक मनी के अंदर क्रेडिट कार्ड आ गए, डेबिट कार्ड्स, ये सारी चीजें आ गई, और अब तो डिजिटल पेमेंट्स भी आ चुका है, ठीक है। इससे क्या हुआ? ये जो बैंक मनी आया, इससे क्या हुआ? इट रिड्यूस द रिस्क, इजी टू हैंडल एंड कॉमनली एक्सेप्टेड इन द पेमेंट। क्लियर है? इससे रिस्क काफी कम हुआ। किसका? बायर और सेलर का। हमें बहुत सारा कैश रखने की जरूरत नहीं है। अगर बायर 1 करोड़ रुपए का सामान किसी से खरीदने जा रहा है तो जरूरत नहीं है कि आप 1 करोड़ रुपए जेब में लेकर जाओ। आप 1 करोड़ रुपए का चेक दे सकते हो और उसके अकाउंट से उसके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं बैंक और क्रेडिट मनी ने आकर हमारे बिजनेस को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया, बायर और सेलर का काम काफी ज्यादा इजी कर दिया। तो ये था बच्चों हमारा एवोल्यूशन ऑफ मनी, जिसके अंदर मैंने आपको समझाया कि सबसे पहले हमारा कमोडिटी मनी, उसके बाद हमारा मेटेलिक मनी, उसके बाद हमारा पेपर मनी, और उसके बाद हमारा क्रेडिट मनी, ठीक है। अब हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं बार्टर सिस्टम। जैसे कि अभी मैंने बार्टर सिस्टम के बारे में आपको बता ही दिया। बार्टर सिस्टम का मतलब होता है कि एक गुड्स से दूसरे गुड्स को एक्सचेंज कर लेना, या फिर एक सर्विस से दूसरी सर्विस को एक्सचेंज कर लेना। जहां पर पैसों का कोई मतलब नहीं बनता तो उसे हम लोग क्या कह देते हैं? बार्टर सिस्टम। जैसे एज अ फार्मर अगर मैं टेलर के पास जाता हूं और कपड़े लेकर अपने अनाज दे देता हूं तो इसको हम लोग बार्टर सिस्टम कहते हैं। तो बार्टर सिस्टम का मतलब क्या होता है? यहां पर जो है एक्सचेंज होता है, डायरेक्ट एक्सचेंज होता है। किसका? एक कमोडिटी से दूसरी कमोडिटी का। और ये जरूरी नहीं कि कमोडिटी हो, अगर आप एक सर्विस लेकर दूसरी सर्विस दे रहे हो तो भी ये एक तरीके का क्या है? ये भी एक तरीके का बार्टर सिस्टम ही है। इसे हम C2C इकोनॉमी के नाम से भी जानते हैं। एक ऐसी इकोनॉमी जहां पर बार्टर सिस्टम चलता है उसको हम C2C इकोनॉमी कहते हैं। इसके फीचर्स क्या है? इस इकोनॉमी के फीचर्स ये होते हैं, यहाँ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स होने चाहिए। जैसे मैंने एक फार्मर और एक टेलर का एग्जांपल दिया, तो एक फार्मर को कपड़ों की जरूरत होनी चाहिए और एक टेलर को अनाज की जरूरत होनी चाहिए, तभी ये एक्सचेंज पॉसिबल होगा। यानी यहां पर क्या होना चाहिए? डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स होना चाहिए। एक ही समय पर दोनों की जरूरत एक दूसरे से पूरी होनी चाहिए। ह्यूज ट्रेडिंग कॉस्ट, यहां पर ट्रेडिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा होती थी, क्योंकि यहां पर आपको ऐसा बंदा सर्च करना पड़ता था। जैसे एज अ फार्मर मुझे अगर कपड़ों की जरूरत है या फिर मुझे शूज की जरूरत है, तो मुझे ऐसे बंदे को फाइंड आउट करना पड़ेगा जो मेरा अनाज ले और बदले में मुझे कपड़ा देने के लिए तैयार हो जाए, या बदले मुझे शूज देने के लिए तैयार हो जाए। और ऐसा करना बहुत मुश्किल होता था। तो इस मार्केट के अंदर या इस इकोनॉमी के अंदर ह्यूज ट्रेडिंग कॉस्ट पाया जाता था। ऐसे बंदे को ढूंढने में काफी समय लग जाता था। तो ये दो बातें फीचर्स के तौर पर याद रखना है बार्टर सिस्टम के अंदर। अब आ जाते हैं हम लोग लिमिटेशन ऑफ बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम को हटाकर ही तो मनी मार्केट में आया। तो बार्टर सिस्टम की क्या क्या लिमिटेशन थी? सबसे पहला हमारा लैक ऑफ यूनिट ऑफ वैल्यू ऑफ अकाउंट। यहां पर किसी भी चीज की एक यूनिट की वैल्यू तय नहीं थी। फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे आज तो हर चीज की ना वैल्यू तय है। आप एक रेस्टोरेंट में जाते हो तो पूरा मेन्यू होता है, किसी कपड़े की दुकान पर गए तो वहां पूरा होता है, शर्ट इतने का, पैंट इतने का, ये सारी चीजें। लेकिन ना पहले किसी भी चीज के रेट फिक्स नहीं थे। जैसे एक लीटर दूध के बदले मुझे कितना कपड़ा मिलना चाहिए, 1 लीटर दूध के बदले मुझे कितना अनाज मिलना चाहिए, 1 लीटर दूध के बदले मुझे कितना फर्नीचर मिलना चाहिए। तो ये रेट ना पहले फिक्स नहीं थे, ठीक है। तो इसीलिए बोला जाता था कि बार्टर सिस्टम के अंदर लैक ऑफ यूनिट ऑफ वैल्यू, किसी भी चीज का रेट फिक्स नहीं होता था। रेट किस चीज पर डिपेंड होता था? जरूरत के अनुसार या फिर समय के अनुसार डिपेंड होता था, ठीक है। द बार्टर सिस्टम देयर इज नो कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। जैसे आज मनी मेजर ऑफ वैल्यू है ना हर चीज का, वहां पर एक कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू नहीं था। मान के चलो अगर देश के अंदर 1000 चीजें हैं, कितनी चीजें? 1000 चीजें, और उसमें से एक चीज है मान लो गेहूं यानी कि वीट। अगर वीट एक चीज है उसके अंदर, तो वीट को हमें तय करना पड़ेगा बाकी के 999 गुड्स के अंदर।
कितना मुश्किल होता था, ठीक है। यानी अगर इकोनॉमी के अंदर 1000 गुड्स हैं तो हर गुड्स को 999 गुड्स के रिस्पेक्ट में कीमत तय करनी पड़ती थी। जैसे वीट की कीमत तय करनी पड़ेगी मिल्क में, कपड़ों में, फर्नीचर में, इस तरीके से, ठीक है। तो वहां पर कोई कॉमन मेजरमेंट नहीं था जैसे आज मनी है। तो पहली दिक्कत ये थी बार्टर सिस्टम की। अच्छा, बार्टर सिस्टम की जो सेकंड प्रॉब्लम थी वो क्या थी? लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। ये तो बहुत ही सिंपल है। इसका मतलब ये था कि बार्टर सिस्टम के अंदर अगर हमें कोई चीज एक्सचेंज करना है तो हमें कोई ऐसा इंसान फाइंड आउट करना पड़ता था जो हमारे गुड्स या सर्विस को एक्सेप्ट करे और अपने गुड्स और सर्विस देने के लिए रेडी हो जाए। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने आपको बताया था, अगर मान के चलो मुझे कपड़ों की जरूरत है तो मुझे एक टेलर फाइंड आउट ऐसा करना पड़ेगा जो अनाज लेने के लिए तैयार हो जाए और बदले में कपड़े देने के लिए तैयार हो जाए, ठीक है। तो ऐसा बंदा ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल होता था और ऐसा कोइंसिडेंस बैठना बहुत मुश्किल होता था। इसीलिए बोला जाता है बार्टर सिस्टम के अंदर लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की प्रॉब्लम पाई जाती है। तो इसको आप पढ़ोगे पूरा आपको समझ में आएगा, ठीक है। उसके बाद तीसरी बार्टर सिस्टम की जो सबसे बड़ी दिक्कत थी वो था हमारा लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। अच्छा, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट का मतलब होता है कि फ्यूचर में पेमेंट करने में बहुत दिक्कत होती थी। फ्यूचर में पेमेंट करने में बहुत दिक्कत होती है। आज हम फ्यूचर में, आज बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं या बहुत सारे लेन देन ऐसे होते हैं जिनका पेमेंट फ्यूचर में किया जाता है, लेकिन फिर भी बंदे करते हैं क्योंकि किसी को डर नहीं है। देखो, मनी के अंदर ना 3-4 खास बातें पाई जाती है। एक तो जो मनी है ना उसकी वैल्यू में चेंज नहीं आता। ऐसा नहीं है कि आज जो 500 रुपए का नोट है कल वो 500 रुपए का नोट है कल वो 400 रुपए में चलेगा या कल वो 300 रुपए में चलेगा। ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं कि अगर कोई नोट नया है तो वो ज्यादा में चलेगा और कोई पुराना हो गया तो वो कम में चलेगा, ऐसा नहीं है। तो 2-3 बातें आपको समझनी होंगी कि मनी की वैल्यू में चेंज नहीं आता है, ठीक है। मनी पुराना हो जाए नया आ जाए उसकी क्वालिटी में भी चेंज नहीं आता है। और तीसरी बात यह है कि मनी के ऊपर ना इंटरेस्ट निकालना काफी इजी होता है। मनी के ऊपर आसानी से इंटरेस्ट, यार एक एग्जांपल देता हूं कि मैंने किसी से 1 लाख रुपए उधार लिए, ठीक है, और मुझे 1 साल के बाद उसके पैसे वापस करने और 1 लाख पे 10% का इंटरेस्ट है। तो जब मैं 1 साल के बाद उसके पैसे वापस करूंगा तो 1 लाख रुपए तो मैं प्रिंसिपल उसको वापस करूंगा और 10,000 रुपए मैं उसका इंटरेस्ट वापस करूंगा। कितना इजी है। लेकिन अगर यही चीज मुझे गुड्स के ऊपर कैलकुलेट करना पड़े तो आप बताओ गेहूं के ऊपर कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे? चलो गेहूं पे निकाल लिया, चावल पे कैसे निकालोगे, कपड़ों पे कैसे निकालोगे, फर्नीचर पे कैसे निकालोगे, गोल्ड पे कैसे निकालोगे? यार कितनी चीजों पर आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे। और दूसरी बात यह है कि मनी तो एक ही किस्म का होता है भाई। 500 का नोट तो आरबीआई ने इशू करा, सब एक जैसा होता है। लेकिन अगर हम वहीं पर गुड्स की बात करें तो गुड्स कई तरीके के होते हैं। जैसे कि एक चावल, मैंने किसी को चावल उधार दिया, एग्जाम्पल देता हूं, मैंने किसी को चावल उधार दिया 100 किलो और मैंने बोला कि 1 साल बाद तुझसे 110 किलो चावल वापस लूंगा। अब मैंने जो चावल दिया वो क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा था और वो जो मुझे रिटर्न में लेकर आ रहा है वो चावल कैसा है? बहुत ही घटुआ क्वालिटी का है। तो चावल तो वो भी है, लेकिन चावल जो मैंने दिया था वो भी था, मेरी जो क्वालिटी थी वो बेटर थी, उसकी क्वालिटी क्या है? घटिया है। लेकिन पैसों के मामले में ऐसा नहीं होता। अगर मैंने किसी को 1 लाख रुपए उधार दिए और मैंने सारे नए नोट दिए और वो मुझे पुराने नोट ला के दे रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे नए हो चाहे पुराने, चलेंगे तो उतने में ही, ठीक है। तो ये सारी दिक्कत आती थी। तो मनी गुड्स में बार्टर सिस्टम के अंदर ना लोग उधार खरीदने और बेचने से काफी डरते थे, क्योंकि ये था कि चीजों की क्वालिटी में चेंज ना आ जाए, चीजों की वैल्यू में चेंज ना आ जाए, चीजों पे इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे। लेकिन मनी में ये सारी दिक्कत नहीं थी। तो मनी में लोग उधार लेना, खरीदना, बेचना पसंद करते हैं, ठीक है। तो इसी को बोल रहा है लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। फ्यूचर में पेमेंट करने में डर लगता था, इसीलिए लोग कॉन्ट्रैक्ट वगैरह भी नहीं करते थे, उधार में खरीदना बेचना भी बहुत अवॉइड करते। तो यही बात यहाँ पे लिखी गई है। अगला लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। बार्टर सिस्टम की एक बहुत बड़ी दिक्कत ये थी कि यहां पर अपनी वेल्थ को स्टोर नहीं कर सकते थे। जैसे आज मान के चलो किसी व्यक्ति पे 10 करोड़ रुपए हैं, तो चुपचाप उसने पता नहीं कहां इकट्ठा कर रहा है, पता भी नहीं चलेगा, आसानी से किसी तिजोरी के अंदर स्टोर कर देगा, ठीक है। लेकिन वहीं पर सोचो कि अगर किसी बंदे पे 10 करोड़ रुपए का चावल है तो यार इतने बड़े लेवल पे चावल को स्टोर करने की कॉस्ट कितनी ज्यादा होगी। दूसरी बात यह, चावल के खराब होने के चांसेस भी हैं, लेकिन मनी के थोड़ी ना खराब होने के चांसेस होते हैं, मनी की वैल्यू में थोड़ी ना चेंज आती है। तो याद रखना है कि बार्टर सिस्टम के अंदर वेल्थ को स्टोर नहीं किया जा सकता। हाँ, कुछ चीजें स्टोर हो जाती हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो स्टोर नहीं हो सकती थी, क्योंकि उनके स्टोर करने की कॉस्ट काफी हाई थी, उनकी वैल्यू में चेंज यानी वैल्यू के गिरने का डर बहुत ज्यादा हुआ करता था। तो लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, बार्टर सिस्टम में वेल्थ को स्टोर करना काफी मुश्किल था, लेकिन मनी में नहीं है, ठीक है।
अभी मैंने आपको बता दिया कि बार्टर सिस्टम के अंदर बार्टर सिस्टम क्या होता है और बार्टर सिस्टम के फीचर्स क्या होते हैं, और फिर मैंने आपको बताया कि बार्टर सिस्टम के अंदर क्या लिमिटेशन है। ठीक है, तो आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, अब यहाँ से हमारा मनी स्टार्ट हो रहा है प्योर। ठीक है, पहले मैं मनी की डेफिनेशंस कुछ आपको करवाऊंगा, फिर क्लासिफिकेशन वगैरह इस तरीके से हम करते चले जाएंगे। अब आ रहे हैं हम लोग मनी के ऊपर। तो सबसे पहले आता है हमारा मीनिंग ऑफ मनी। यार मनी क्या है? तो सबसे पहले बोलते हैं मनी इज व्हाट मनी डज। कह रहे हैं मनी वो है जो मनी का काम करे। यार मनी क्या काम करता है? मनी काम करता है, जैसे आप कोई सामान मार्केट में खरीदने गए, मनी उसका काम करता है। आपको अपनी वेल्थ जमा करनी है, आप मनी में जमा करते हो। आपको फ्यूचर में पेमेंट करना है, आप मनी में करते हो। तो मनी वो होता है जो मनी का काम आसान बनाता है। ठीक है, तो मनी, हर वो चीज मनी है इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। हर वो चीज मनी है जो मनी के काम कर रहे हैं। जैसे चेक अगर ये काम कर रहा है तो चेक भी मनी है, ड्राफ्ट ये काम कर रहा है, ड्राफ्ट भी मनी है, स्मार्ट कार्ड ये काम कर रहा है, स्मार्ट कार्ड भी मनी है, करेंसी नोट कर रहे हैं तो करेंसी नोट भी मनी है। तो यानी मनी वो है जो मनी का काम करे। एक और डेफिनेशन यहाँ पे बोलते हैं मनी इज एनीथिंग विच इज कॉमनली एक्सेप्टेड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। हर वो चीज जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में इस्तेमाल की जाए। यूनिट ऑफ वैल्यू, हर वो चीज जिससे हम चीजों की वैल्यू को नाप सके। जैसे कि ये मकान कितने का, जैसे ये फर्नीचर कितने का, ये बिल्डिंग कितने की, ठीक है, ये कपड़े कितने के, तो हम मनी की फॉर्म में नापते हैं। जिस चीज से हम नाप सकते हैं उसको हम लोग मनी बोलते हैं। इससे हम स्टोर ऑफ वैल्यू कर सकते हैं। ठीक है, और स्टैंडर्ड डेफर्ड ऑफ पेमेंट, ये अगर देखा जाए तो यही ना मनी के फंक्शन भी है। तो मनी के 4 फंक्शन होते हैं बेसिकली, अभी हम पढ़ने वाले हैं। मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यूनिट ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू और स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट ऑफ स्टैंडर्ड डेफर्ड ऑफ पेमेंट। ठीक है, सॉरी। तो ये 4 काम जो भी चीज करता है उसको हम मनी कहते हैं। तो 2 डेफिनेशन हो गया यहाँ पर मनी का। एक और डेफिनेशन है मनी की, मनी इज एनीथिंग विच कैन ओवरकम द डिफिकल्टीज ऑफ बार्टर एक्सचेंज। कह रहे हैं कि बार्टर सिस्टम में काफी दिक्कतें थी, जैसे हमने 4 दिक्कत डिस्कस करी। अगर कोई ऐसी चीज है जो इन चारों दिक्कत को दूर कर दे तो हम उसको मनी मान लेंगे। कोई ऐसी चीज है जो हम चारों दिक्कत को दूर कर दे तो हम उसको मनी करेंगे। यस, करेंसी नोट्स, कॉइन्स इन चारों दिक्कतों को दूर कर देते हैं। ठीक है, तो हम कहीं ना कहीं उनको मनी बोलते हैं। ठीक है, तो मनी वो है जो बार्टर सिस्टम की दिक्कतों को दूर कर दे। तो यहाँ पे 3 छोटी छोटी सी डेफिनेशंस लिखी है मनी की, मीनिंग लिखी है, तो आप इनमें से देख सकते हो। अब आ जाते हैं हम लोग बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं डेफिनेशन ऑफ मनी। डेफिनेशन ऑफ मनी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक और एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो यहाँ पर 2 तरीके की डेफिनेशन है, एक है लीगल डेफिनेशन ऑफ मनी और दूसरा हमारा फंक्शनल डेफिनेशन ऑफ मनी। देखो, लीगल डेफिनेशन ऑफ मनी का मतलब है कि हमारे देश की कानून किसको मनी मानता है। पता है, हमारे देश का कानून ना ऑफिशियली 2 ही चीज़ों को मनी मानता है, एक करेंसी नोट और दूसरा कॉइन्स। इसके अलावा जो चेक, ड्राफ्ट, ये सारी चीज़ें चल रही हैं, गवर्नमेंट इसको ऑफिशियली मनी नहीं मानती। हाँ, तो क्या ये मनी नहीं है? ये भी मनी है। गवर्नमेंट बोलती है कि ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम इसे एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे, लेकिन ऑफिशियली जो मनी है वो सिर्फ करेंसी नोट और कॉइन्स है। ठीक है, जिसे गवर्नमेंट अपनी लीगल डेफिनेशन ऑफ मनी के अंदर भी रखती है। तो आइए जरा समझते हैं। मनी इज व्हाट द लॉ सेज। अगर कानून किसी चीज को मनी बोलती है तो उसको हम लोग लीगल डेफिनेशन के अंदर रखते हैं। इट मींस द एनीथिंग विल बी अ कॉल्ड मनी इफ द लॉ प्रोक्लेम। कह रहा है हर वो चीज मनी है जैसे हमारा कानून अधिकार देता है या कानून कहता है कि ये मनी है। और ऐसी 2 ही चीजें हमारे देश के अंदर, करेंसी नोट और दूसरा हमारे देश में चलने वाले कॉइन्स। क्लियर है? It will be commonly accepted measure of value. It will be ended with the legal tender power. और इसके पास सरकार के द्वारा दी गई शक्तियां हैं। किसके पास? हमारे देश में करेंसी नोट और कॉइन्स जो चलते हैं उनके पास सरकार के द्वारा दी गई शक्तियां हैं। कैसी शक्तियां? लीगल टेंडर पावर की शक्तियां हैं कि भाई हर बंदे को इसे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो लीगल डेफिनेशन ऑफ मनी का मतलब होता है कि जिसे हमारे देश की सरकार यानी हमारे देश का लॉ प्रोक्लेम करता है कि आपको इसे मनी मानना ही पड़ेगा। अब देखो, अब आ जाता है जो भी हमारे देश की सरकार मनी चलाती है उसको हम लोग कहते हैं लीगल टेंडर मनी। ठीक है, और लीगल टेंडर मनी क्या होता है? जिसके पास लीगल टेंडर पावर यानी सरकार के द्वारा दी गई शक्तियां होती हैं कि इसको आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। पता है, आप एक टाइम के लिए चेक मना कर सकते हो, ड्राफ्ट मना कर सकते हो, लेकिन करेंसी नोट और कॉइन्स को आप लेने से मना नहीं कर सकते। बात समझ में आई? क्योंकि ये हमारे देश की गवर्नमेंट ने चलाया है। ठीक है, और लीगल टेंडर मनी को ही हम लोग फिएट मनी भी कहते हैं।
और फिएट मनी यानी कि लीगल टेंडर मनी दो तरीके का होता है, एक हमारे करेंसी नोट्स और दूसरा हमारा कॉइन्स। तो ये देखो आ गया, एक हमारा कॉइन्स और दूसरा हमारा करेंसी नोट्स, ठीक है। अच्छा, कॉइन्स को ना बोला जाता है लिमिटेड लीगल टेंडर। क्यों बोला जाता है लिमिटेड लीगल टेंडर? पता है कॉइन्स में हम ज्यादा से ज्यादा पता है कितने रुपए की पेमेंट कर सकते हैं? 1000 रुपए की। यार एक बात बताओ, अगर तुम्हारे को किसी को 1 लाख की पेमेंट करनी है और तुम उसके सामने जाकर कॉइन रख दो, तो कॉइन को कहां पर वो स्टोर करेगा, कैसे वो एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगा और कैसे वो गिनेगा? तो सरकार ने एक लिमिट फिक्स कर रखी है। सरकार ने बोला कि यार जो सिक्के हैं ना, सिक्कों में आप ज्यादा से ज्यादा 1000 रुपए तक की ही पेमेंट करो। इसीलिए सिक्के की एक लिमिट एक्सेप्ट करने की, इसीलिए इसे बोला जाता है लिमिटेड लीगल टेंडर, ठीक है। तो सिक्के ज्यादा से ज्यादा एक्सेप्टेबल होते हैं, अपनी मैक्सिमम लिमिट उसकी कितनी है? 1000 रुपए की, ठीक है। तो सिक्के को हम लिमिटेड लीगल टेंडर कहते हैं। और जो करेंसी नोट होते हैं उससे हम कितनी भी पेमेंट कर सकते हैं, 1 करोड़ की करो, 2 करोड़ की करो, जितने मर्जी की करो। तो करेंसी नोट्स को हम लोग क्या मानते हैं? अनलिमिटेड लीगल टेंडर, ठीक है। इट इज द मनी विच कैन बी एक्सेप्टेड अप टू एनी अमाउंट। क्लियर है? एग्जाम्पल के लिए क्या है? करेंसी नोट्स, जैसे 500 रुपए का नोट, 100 रुपए का, 200 रुपए का, तो ये सब हमारे लिए क्या है? अनलिमिटेड। तो आपको समझ में आ गया। मैंने आपको बताया कि लीगल टेंडर मनी क्या होता है। लीगल टेंडर मनी वो होता है जिसे हमारे देश की सरकार या हमारे देश की आरबीआई चलाती है, ठीक है। हमारे देश में लीगल टेंडर मनी को फिएट मनी भी कहते हैं। लीगल टेंडर मनी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक लिमिटेड लीगल टेंडर जिसमें कॉइन्स को रखा गया है, क्योंकि कॉइन्स पेमेंट में ज्यादा से ज्यादा 1000 रुपए तक एक्सेप्टेबल होते हैं। और अनलिमिटेड लीगल टेंडर में रखा गया है करेंसी नोट्स को। क्लियर हो गया? अब आ जाते हैं हम लोग नॉन लीगल टेंडर, ठीक है। देखो, करेंसी नोट और कॉइन को छोड़कर जितनी भी चीजें बच गई, जितनी भी, उन सबको हम लोग कहते हैं नॉन लीगल टेंडर मनी। इसके अंदर चेक आ गया, इसके अंदर ड्राफ्ट आ गया, इसके अंदर बिल्स आ गए, इसके अंदर स्मार्ट कार्ड्स आ गए, हर पेमेंट इसके अंदर आ गया। तो इसे हम नॉन लीगल टेंडर मनी क्यों कहते हैं? क्योंकि चेक, ड्राफ्ट, ये सब हमारी गवर्नमेंट नहीं चलाती। हमारी गवर्नमेंट कहती है भाई तुम्हारी मर्जी है, अगर तुम्हें कोई चेक से पेमेंट दे रहा है तो तुम्हें अगर उस पर ट्रस्ट है तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं। कोई ड्राफ्ट से पेमेंट दे रहा है तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये जो नॉन लीगल टेंडर मनी है, ये गवर्नमेंट नहीं चलाती और ये चलता है बेसिस ऑफ ट्रस्ट, यानी कि एक दूसरे के बिलीव के ऊपर चलता है। तो नॉन लीगल टेंडर मनी को हम लोग फिड्यूजरी मनी भी कह देते हैं, इसी को हम लोग ऑप्शनल मनी भी कह देते हैं, ठीक है। इसके अंदर ड्राफ्ट आता है, चेक आता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज आते हैं, ये सारी चीजें आ जाती हैं नॉन लीगल टेंडर मनी के अंदर, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग फंक्शनल डेफिनेशन ऑफ मनी। अब ये फंक्शनल डेफिनेशन ऑफ मनी जो है, ये काम के ऊपर डिपेंड होता है। और मनी के ना 4 मेन काम है। मनी के ना 4 मेन काम है। पहला, यूनिट ऑफ वैल्यू। अभी मैं आगे समझाने वाला हूं, क्योंकि मनी का जो फंक्शन आएगा ना तो उसमें हम सही समझेंगे। आप अभी ऐसे समझो, मनी किसी भी चीज को वैल्यू करता है कि भाई ये सामान कितने रुपए का है। जैसे आप रेस्टोरेंट में जाते हो तो ये चीज कितने रुपए की, ये चीज कितने रुपए की है। शोरूम में गए तो ये सामान कितने रुपए का है, ठीक है। कपड़े खरीदने गए तो पैंट कितने की है, शर्ट कितने की है। मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कोई भी सामान खरीदते बेचते हैं तो पैसे में पेमेंट कर देते हैं। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट एंड स्टोर ऑफ वैल्यू। तो मनी के जो ये 4 फंक्शन है, मनी की ये डेफिनेशन इन्हीं फंक्शंस के ऊपर डिपेंड है। It implied that coins and paper currency and checkable deposit will be come under the function of definition of money, ठीक है। तो मनी की फंक्शनल डेफिनेशन के अंदर मनी के 3 रूपों को शामिल किया जाता है मनी की फंक्शनल डेफिनेशन के अंदर, ठीक है। ऐसे बोला जाता है कि मनी के जो ये 4 काम है ना, ये 4 काम ये मनी के 3 रूप कर सकते हैं। कॉइन्स, देखो कॉइन से हम किसी को पेमेंट कर सकते हैं, कॉइन्स को हम जमा कर सकते हैं, कॉइन से हम इंटरेस्ट, मतलब कि कॉइन्स में पेमेंट हो सकती है, पेपर करेंसी में भी हो सकती है। और चेकेबल डिपॉजिट, जो आपने अपने बैंक के अंदर पैसा रखा है जिसको आप कभी भी निकाल कर पेमेंट कर सकते हो, कभी भी निकाल कर इस्तेमाल कर सकते हो, यानी कि डिमांड डिपॉजिट। आपके अकाउंट में रखा हुआ पैसा, जैसे आप जाते हो ना किसी दुकान पर गए, आपके अकाउंट में पैसे हैं, आप क्या करते हो, आपका पेटीएम उससे लिंक होता है, पेमेंट स्कैन करके तुरंत पेमेंट कर देते हो, तो इसे हम लोग कहते हैं चेकेबल डिपॉजिट। क्लियर। मनी की फंक्शनल डेफिनेशन के अंदर, मनी की फंक्शनल डेफिनेशन के अंदर मनी के 3 रूपों को शामिल किया जाता है। ऐसा बोला जाता है कि मनी के ये 3 ऐसी चीजें हैं जो मनी के सारे काम कर देंगी। कौन कौन से? कॉइन्स, पेपर करेंसी और चेकेबल डिपॉजिट। ये मनी के 3 ऐसे रूप हैं जो मनी के सारे काम को कर देगी। मनी के टोटल 4 बड़े बड़े काम हैं, चारों काम को कर देगी। इसीलिए मनी की फंक्शनल डेफिनेशन में इन तीनों चीजों को शामिल किया जाता है। क्लियर है? ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग
मनी की फंक्शनल डेफिनेशन में हम लोग समझेंगे सबसे पहले नैरो और मनी की ब्रॉड डेफिनेशन क्या होती है। देखो, मनी की जो नैरो डेफिनेशन है वो है मीडियम ऑफ पेमेंट, यानी हम मानते हैं कि मनी को सिर्फ मीडियम ऑफ पेमेंट के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। और ब्रॉड डेफिनेशन में हम मानते हैं कि मनी को हम स्टोर फंक्शन के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी मनी का हम स्टोर भी कर सकते हैं। देखो, मीडियम ऑफ पेमेंट के अंदर हम लोग किसको इस्तेमाल करते हैं? करेंसी और डिमांड डिपॉजिट को। अब करेंसी में दोनों आ गए, यहाँ पर नोट भी आ गए हमारे और यहाँ पर हमारे कॉइन्स भी आ गए। क्लियर है? तो मनी की नैरो डेफिनेशन में आप नोट्स को इस्तेमाल करते हो, ठीक है, इसके अलावा कॉइन्स को इस्तेमाल करते हो, इसके अलावा डिमांड डिपॉजिट जब आप मनी में पेमेंट करते हो। क्लियर होती है बात? लेकिन जब हम बात करते हैं मनी की ब्रॉड डेफिनेशन, तो ब्रॉड डेफिनेशन में हम मनी की स्टोर फंक्शन को लेते हैं। स्टोर फंक्शन का मतलब क्या होता है? स्टोर फंक्शन का मतलब मनी को हम इकट्ठा कर सकते हैं। तो मनी को स्टोर आप कैसे कर सकते हो? क्या आप मनी को नोट्स में स्टोर कर सकते हो? बिल्कुल। कॉइन्स में स्टोर कर सकते हो? बिल्कुल। क्या आप डिमांड डिपॉजिट यानी सेविंग अकाउंट के अंदर डिपॉजिट कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं। और सेविंग अकाउंट कह रहा हूं, डिमांड डिपॉजिट यानी चेकेबल डिपॉजिट, जिसे आप जब चाहो निकाल सकते हो, कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, इसके अलावा इसमें एक्स्ट्रा आ जाता है हमारा सेविंग डिपॉजिट या फिर टाइम डिपॉजिट, इसे हम लोग एफडी भी कह देते हैं। क्लियर हो गया? तो आपको समझना है मनी की नैरो डेफिनेशन के अंदर सिर्फ नोट, करेंसी और डिमांड डिपॉजिट को इंक्लूड किया जाता है, और मनी की ब्रॉड डेफिनेशन के अंदर हम नोट, करेंसी, डिमांड डिपॉजिट के साथ सेविंग डिपॉजिट या फिर टाइम डिपॉजिट, जिसे हम एफडी भी कहते हैं, जो कि चाहे बैंक के अंदर है चाहे पोस्ट ऑफिस के अंदर है, उसको भी हम इंक्लूड करते हैं। क्लियर? मनी की नैरो डेफिनेशन में मनी को सिर्फ मीडियम ऑफ पेमेंट के रूप में देखा जाता है, यानी कि सिर्फ हम मनी से पेमेंट कर सकते हैं। और मनी की ब्रॉड डेफिनेशन के अंदर हम मनी के स्टोर वैल्यू, यानी कि मनी को स्टोर कैसे किया जा सकता है, इन फॉर्म्स में स्टोर किया जा सकता है के रूप में देखा जाता है। तो कई बार एग्जाम में आ जाता है कि नैरो और ब्रॉड डेफिनेशन में क्या डिफरेंस है, तो आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है? अब हम समझने वाले हैं बच्चों मनी एंड नियर मनी, यानी कि मनी और नियर मनी के बीच में क्या डिफरेंस होता है। देखो, मनी के अंदर हम लोग लाते हैं पेपर करेंसी को, जो नोट वगैरह हमारे देश में चलते हैं, कॉइन्स और डिमांड डिपॉजिट। पता है क्यों? क्योंकि इनसे हम जब चाहे जो भी चीज चाहे तुरंत खरीद सकते हैं। आपकी जेब में कैश है, आपकी जेब में कॉइन्स है, जब मर्जी खर्च कर सकते हो। इवन डिमांड डिपॉजिट के अंदर जो पैसा है आपके पास बैंक के अंदर, आप उसे एटीएम के थ्रू, आप उसे कोई भी डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट के थ्रू या उसे चेक के थ्रू जब मर्जी चाहे निकाल सकते हो और खर्च कर सकते हो। तो ये सबसे ज्यादा लिक्विड फॉर्म होती है। लिक्विड मतलब जब चाहे इसको खर्च कर सकते हो मार्केट के अंदर। ठीक है? तो इसे हम लोग कहते हैं मनी। और नियर मनी में क्या आता है? नियर मनी के अंदर आ जाता है क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ मनी, यानी कि मनी नहीं होता लेकिन मनी के जैसे ही काम कर सकता है। बात समझ में आई कि नहीं? जिसके अंदर आता है बॉन्ड्स, शेयर्स और गोल्ड। देखो, आपके पास बॉन्ड्स है, किसी कंपनी के शेयर है, गोल्ड है, आप तुरंत मार्केट में बेचकर उसे कैश जनरेट कर सकते हो, पैसा जनरेट करके कोई भी सामान खरीद सकते हो। लेकिन हाँ, याद रखना, मनी से आप डायरेक्ट ट्रांजैक्शन कर सकते हो, लेकिन आप नियर मनी से डायरेक्ट ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। अब मैं दुकान पर गया 2 किलो आटा खरीदने के लिए, तो अगर मैं उसको करेंसी नोट दूंगा, एक्सेप्ट करेगा, कॉइन्स दूंगा। अगर मैं आपको उनको ऑनलाइन पेमेंट करता हूं तो भी वो कहीं ना कहीं मान जाएगा। लेकिन अगर मैं आप किसी कंपनी के शेयर्स लेके जाता हूं, बोलता हूं भैया 2 किलो आटा दो, ये शेयर्स ले लो, तो यार मुश्किल ही है कि वो मानेगा। क्या बोलेगा? भाई ये शेयर डिवेंचर मुझे समझ में नहीं आता, तू मुझे पैसे ला कर दे। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये मनी नहीं है, ये डायरेक्ट एक्सेप्टेबल नहीं होता, लेकिन हाँ, इसे मार्केट के अंदर जल्दी से जल्दी बेचकर आप कैश में इसे कन्वर्ट कर सकते हो। बात समझ में आई? दिस इज द हाईली लिक्विड एसेट्स, फॉर एग्जाम्पल बॉन्ड, शेयर्स एंड गोल्ड। यानी ये मनी नहीं है, फिर भी मनी के जैसा काम कर देता है। इट कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इसे आप डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसे पहले आपको कैश में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो मनी और नियर मनी का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि मनी के अंदर क्या क्या आता है और नियर मनी के अंदर क्या क्या आता है। नियर मनी के अंदर मतलब जो मनी नहीं है पर फिर भी मनी के जैसा काम कर देता है। ठीक है बच्चों, अब हम समझने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मनी। देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ मनी में सबसे पहले हम लोग समझेंगे फुल बॉडीड मनी। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, फुल बॉडीड मनी। फुल बॉडीड मनी एक ऐसी मनी होती थी जिसकी फेस वैल्यू और उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू बराबर होती थी। अब इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब होता है जैसे हम किसी चीज को बनाते हैं तो उसको बनाने में जो खर्चा आता है उसको हम लोग कह देते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। ठीक है? और फेस वैल्यू जो उसके ऊपर लिखा है, तो पहले ऐसे सिक्के चलते थे ब्रिटिश रूल के अंदर, उस पर मान लो 1 रुपए लिखा है, तो उसको बनाने में जो मेटल यूज होता था, जो धातु इस्तेमाल होती थी, वो भी 1 रुपए का बराबर है। तो आप इस सिक्के को मार्केट में साबुत लेके जाओ तो 1 रुपए में चलेगा। अगर आप उसको पिघला दो, आप उसको मेल्ट कर दो और उसके मेटल को बेचने जाओ तो वो भी कितने
कितने का बिकेगा, 1 रुपए का ही बिकेगा। हालांकि इंडिया के अंदर आप ऐसा कोई भी सिक्का नहीं चलता, तो ऐसे सिक्के को हम लोग स्टैंडर्ड कॉइन कहते थे और ये ब्रिटिश रूल में सबसे लास्ट टाइम चलता था, ठीक है। तो इसको हम लोग कह देते थे फुल बॉडीड मनी। इंडिया में आजकल कोई भी फुल बॉडीड मनी नहीं चलता है, आपको ध्यान रखना है। अच्छा, उसके बाद आया हमारा रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी। अब ये रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी में क्या आया, देखो रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी में जैसे कि पेपर मनी जब मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस हुए, ध्यान से समझना, ठीक है। अब इसके अंदर भी दो हैं, कन्वर्टिबल हैं और इनकन्वर्टिबल पेपर मनी है, तो दोनों समझाता हूं। पहले रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड समझेंगे, फिर कन्वर्टिबल और फिर इनकन्वर्टिबल। सबसे पहले हम समझते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी क्या है। देखो, जब कागज के नोट मार्केट में नए नए आए थे ना, तो लोगों को इतना ज्यादा बिलीव नहीं था कि यार कागज का नोट एक तरीके से है तो कागज ही। अगर मान के चलो एक कागज के ऊपर 1000 रुपए ऐसे लिख देने से तो क्या ये 1000 रुपए थोड़ी बन जाता है यार, है तो ये एक कागज का टुकड़ा ही। मार्केट में कौन इसे एक्सेप्ट करेगा, नहीं करेगा। तो गवर्नमेंट ने लोगों को बिलीव दिलाने के लिए क्या करा, लोगों ने जैसे 1000 रुपए के, गवर्नमेंट ने जब 1000 रुपए का नोट छापा तो अपने पास 1000 रुपए का क्या रख लिया, गोल्ड भी रख लिया। बात समझ में आई कि नहीं? यानी गवर्नमेंट जितने नोट छापती थी उतने रुपए का ही गोल्ड भी रख लेती थी। और गवर्नमेंट लोगों को एक प्रॉमिस करती थी कि तुम मार्केट में, मैं तुम्हें 1000 रुपए दे रहा हूं, इससे जाकर मार्केट में सेल परचेस करो। अगर तुम्हारा ये नोट कोई लेने से मना करता है तो तुम एट द एंड मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें इतने रुपए के बराबर गोल्ड दे दूंगा। तो लोगों को अब धीरे धीरे क्या होने लगा, बिलीव होने लगा। तो इसे हम लोग कह देते हैं रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी। रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी वो मनी होती है जिसके अंदर गवर्नमेंट जितने रुपए की करेंसी छापती है उतने रुपए के बराबर कोई भी प्रीसियस मेटल अपने पास रिजर्व में रखती है, जैसे कि गोल्ड हो गया या सिल्वर हो गया, इस तरीके का। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि गवर्नमेंट को देखने लगा कि यार नोट तो बहुत मार्केट में बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। अब इतने सारे गोल्ड गवर्नमेंट को रखना ना, बहुत ज्यादा गवर्नमेंट को दिक्कत आने लगी। तो गवर्नमेंट मार्केट में क्या लेकर आई, कन्वर्टिबल पेपर मनी लेकर आई। क्या लेकर आई, कन्वर्टिबल पेपर मनी। अब ये कन्वर्टिबल पेपर मनी में गवर्नमेंट ने क्या करा कि गवर्नमेंट जब 1000 रुपए का, मान के चलो जब गवर्नमेंट 1000 रुपए, या फिर ऐसे बोल सकता हूं मैं, थोड़ा ज्यादा अमाउंट ले लेता हूं, मान के चलो गवर्नमेंट ने 1 करोड़ रुपए का नोट छापा, तो गवर्नमेंट बदले में सिर्फ 1 लाख रुपए का ही गोल्ड अपने पास रखती थी। गवर्नमेंट को भी पता था और गवर्नमेंट ने यहां पर भी ये वादा करा कि अगर आपका नोट कोई नहीं लेता तो आप मेरे पास लेके आना, मैं आपको बदले में गोल्ड दे दूंगा। लेकिन गवर्नमेंट को बात अच्छी तरीके से पता था, जैसे बैंक में एक ही दिन हर बंदा पैसे निकालने नहीं जाता, बैंक वाले को पूरा बिलीव होता है इस चीज के ऊपर, इसी तरीके से गवर्नमेंट को भी अच्छे से पता है कि यार मार्केट में अगर मैंने 1 करोड़ रुपए इशू करें तो अगर 1 करोड़ रुपए सारे लोग तो एक ही दिन लेके नहीं आएंगे मेरे पास गोल्ड लेने के लिए। तो गवर्नमेंट ने इस चीज का फायदा उठाया। गवर्नमेंट ने क्या करा, 1 करोड़ रुपए के नोट छापे तो 1 लाख रुपए का गोल्ड अपने पास रिजर्व रखा कि अगर भाई कोई बंदा आता है और बोलता है कि भाई मुझे इस नोट के बदले गोल्ड चाहिए तो मैं उसको गोल्ड दे दूंगा। तो इसे हम लोग कह देते हैं कन्वर्टिबल पेपर मनी। यानी गवर्नमेंट ने यहां पर लोगों को ऑप्शन दिया कि अगर तुम्हारा नोट कहीं ना चले तो तुम मेरे पास लेकर आना, मैं तुम्हें इतने रुपए के बराबर गोल्ड दे दूंगा। लेकिन इसमें याद रखना है, आपको रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड में कि जितने रुपए के नोट छापती थी गवर्नमेंट उतने रुपए का ही गवर्नमेंट को गोल्ड रखना पड़ता था। अब गवर्नमेंट के पास धीरे धीरे जैसे जैसे नोट ज्यादा छपने लगे, गोल्ड कम करने पड़ने लग जाए, तो गवर्नमेंट ने क्या करा, कन्वर्टिबल पेपर मनी। तो गवर्नमेंट ने क्या करा, जितने ज्यादा नोट छापती थी गवर्नमेंट उसके मुकाबले कम गोल्ड अपने पास रखती थी। और यहां पर भी ऑप्शन देती थी किसको, नोट के होल्डर को, यानी जिसके पास नोट होता था, कि अगर तुम चाहो तो मैं इसे गोल्ड में कन्वर्ट कर सकता हूं, यानी कि फुल बॉडीड मनी में कन्वर्ट कर सकता हूं। अच्छा, एक आया हमारा इनकन्वर्टिबल पेपर मनी। इंडिया में आजकल जितने भी पेपर मनी चलते हैं वो इनकन्वर्टिबल पेपर मनी चलते हैं। अगर आप 10 रुपए का नोट देखोगे तो उसमें लिखा रहता है आई प्रॉमिस टू पे, या 500 का नोट देखो आई प्रॉमिस टू पे द बियरर, इस तरीके से करके लिखा होता है। उसमें ये नहीं लिखा होता कि मैं आपको इतने रुपए के गोल्ड दूंगा। बात समझ में आई कि नहीं? यानी कि गवर्नमेंट ने इनकन्वर्टिबल पेपर मनी में गवर्नमेंट ने बोला है कि अगर आप मेरे पास 500 रुपए का नोट लेकर आओगे तो मैं आपको चेंज करके नोट ही दूंगा, चाहे मैं 100 का नोट दे दूं, चाहे मैं आपको 200 के नोट दे दूं, चाहे मैं आपको सिक्के दे दूं, यानी मैं आपको गोल्ड नहीं दूंगा। तो इनकन्वर्टिबल पेपर मनी वो पेपर मनी होता है जिसके अंदर गवर्नमेंट कन्वर्ट करके आपको गोल्ड देने का, यानी कोई मेटल देने का वादा नहीं करते। और इंडिया के अंदर अभी सारे इनकन्वर्टिबल पेपर मनी ही चलाए जा रहे हैं। इसके अलावा इनकन्वर्टिबल पेपर मनी युद्ध वगैरह के टाइम पर ज्यादा चलाए जाते हैं। इनकन्वर्टिबल पेपर मनी में गवर्नमेंट ऑप्शन नहीं देती कि आप आकर वहां पर गोल्ड चेंज करवाकर लेकर जाओ। यहां पर गवर्नमेंट आपको पेपर मनी के बदले पेपर मनी ही चेंज करके, यानी मनी के बदले मनी ही चेंज करके गवर्नमेंट आपको देगी। ठीक है, तो यहां ये बात याद रखना है सब बच्चों को। रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी क्या होता है, कन्वर्टिबल पेपर मनी, और इनकन्वर्टिबल पेपर मनी क्या होता है। ठीक है
बच्चों अब हमारा आ जाता है क्रेडिट मनी। अब ये क्रेडिट मनी क्या है? क्रेडिट मनी भी बिल्कुल इसी तरीके से है, जिसकी इंट्रिंसिक वैल्यू मच लोअर देन इट्स फेस वैल्यू। यानी कि अगर जैसे आप ऐसे देखोगे, चेक है, चेक के ऊपर मान लो 1 लाख रुपए, तो यार ये चेक क्या है? कागज का टुकड़ा ही तो है। इसके ऊपर जो अकाउंट होल्डर का नाम लिखा हुआ है, इसके ऊपर जो अकाउंट नंबर लिखा गया, इस पे जो बैंक का नाम है, इसमें जो बंदे के सिग्नेचर है, इनकी वैल्यू है, तभी 1 लाख रुपए का है चेक। अगर ये सारी चीजें हटा दो तो इस कागज की तो कोई वैल्यू नहीं है। तो इसी को हम लोग कहते हैं क्रेडिट मनी। इंडिया के अंदर आज जितनी भी मनी चलती है, जितनी भी, सारी मनी क्रेडिट मनी है। इवन 500 रुपए का नोट, 500 रुपए के नोट को एक नोट बनाने में भी मेरे को लगता है 5 या 6 रुपए का खर्चा आता होगा। तो कागज की वैल्यू कितनी है? 5-6 रुपए, लेकिन मार्केट में कितने में चल रहा है? 500 रुपए में चल रहा है। तो ये क्या है? क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी वो होता है जिसकी इंट्रिंसिक वैल्यू, यानी उसको बनाने में जो आने वाला खर्चा है वो कम होता है, जबकि उसकी जो फेस वैल्यू होती है वो काफी ज्यादा हाई होती है। बात समझ में आई कि नहीं? इसको हम कहते हैं क्रेडिट मनी। चेक, ड्राफ्ट, बिल, करेंसी नोट, कॉइन, आज सारे ही क्रेडिट मनी के क्या है? एग्जाम्पल है। तो एक टोकन कॉइन होता है। टोकन कॉइन का मतलब जो आजकल हमारे देश में सिक्के चलते हैं, देखो ब्रिटिश रूल में चलता था स्टैंडर्ड कॉइन, यानी जितने रुपए का मेटल उतने रुपए का ही सिक्का होता था, ठीक है। और आजकल चलते हैं हमारे देश के अंदर क्या? टोकन कॉइन। टोकन कॉइन का मतलब जैसे 5 रुपए का सिक्का है, 5 रुपए का सिक्का अगर पिघलाकर बेचने जाओ, मेल्ट करके बेचने जाओ, तो शायद वो 2 रुपए में भी नहीं बिकेगा। तो इसे हम लोग कहते हैं टोकन कॉइन। आज हमारे इंडिया में टोकन कॉइन कौन कौन से चल रहे हैं आप देख भी सकते हो। 1 रुपए का, 2, 5, 10 और 20 रुपए का, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है सर्कुलेटिंग द प्रोमिसरी नोट इशूड बाय द सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक कौन कौन से प्रोमिसरी नोट्स हमारे लिए इशू कर रहा है, जरा चेक करो। 10 रुपए का नोट इशू करता है, 20 का, 100 का, 500 का, और ये अब 2000 रुपए का तो बंद हो चुका है, ठीक है। तो ये 2000 रुपए का बंद हो चुका है। क्लियर हो गया? इसको भी हम लोग क्या कह देते हैं? क्रेडिट कह देते हैं। उसके बाद हमारा आ जाता है डिमांड डिपॉजिट इन द बैंक। डिमांड डिपॉजिट जिसमें चेक आ गया, ड्राफ्ट आ गया, ये सारी चीजें आ जाती है, ठीक है। तो आपको याद क्या क्या रखना है, ध्यान से समझना। मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ मनी के अंदर बताया, सबसे पहले फुल बॉडीड मनी, इंडिया में कोई नहीं चलता। उसके बाद मैंने आपको बताया रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी, यानी कि जितने रुपए के करेंसी नोट या सिक्के छापे जाते थे उतने रुपए के गोल्ड गवर्नमेंट रखती थी। उसके बाद इसके अंदर थोड़ा सा चेंज आया, कन्वर्टिबल और इनकन्वर्टिबल आ गया। कन्वर्टिबल में ऑप्शन देती थी, चाहो तो आके चेंज करवा लेना। इनकन्वर्टिबल में गवर्नमेंट ऑप्शन नहीं देती कि आप आके मनी को चेंज करवाओ, मनी के बदले मनी ही मिलेगा आपको। उसके बाद आया क्रेडिट मनी। इंडिया में जितनी भी मनी चलती है सब क्रेडिट मनी का ही एग्जाम्पल है। तो क्रेडिट मनी में सब आ जाता है। टोकन कॉइन जो सिक्के हमारे देश में चल रहे हैं वो भी क्रेडिट मनी है। हमारे देश में जो सेंट्रल बैंक ने नोट्स चलाए हुए हैं वो भी क्रेडिट मनी है। इवन डिमांड डिपॉजिट में जो चीजें जैसे चेक हो गया, ड्राफ्ट हो गया, बिल्स हो गया, वो भी क्रेडिट मनी का ही एग्जाम्पल है। तो आप सभी बच्चों को क्लासिफिकेशन ऑफ मनी समझ में आया होगा। अब हम समझने वाले हैं बच्चों फंक्शंस ऑफ मनी। मनी के कितने फंक्शंस होते हैं? देखो, अगर आपको मनी के फंक्शन समझने, एक बार चार्ट समझना। फंक्शंस ऑफ मनी के अंदर यहां पर बताया गया है फंक्शंस ऑफ मनी। मनी के 4 मेन फंक्शंस होते हैं, वैसे तो और भी फंक्शन है। 4 मेन फंक्शन है, जिसमें 2 फंक्शंस प्राइमरी फंक्शंस में रखे गए और 2 फंक्शन हम लोगों ने सेकेंडरी में रखे। प्राइमरी फंक्शन में हमारा मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, ठीक है। सेकेंडरी में स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट और स्टोर ऑफ वैल्यू। तो कई बार एग्जाम के अंदर आता है प्राइमरी फंक्शन लिखो, बच्चा क्या करता है, उठाता है चारों लिख देता है, ठीक है। यार देख तो लो क्या पूछ रहा है। प्राइमरी फंक्शन पूछेगा तो आप लिखना है मीडियम ऑफ एक्सचेंज और मेजर ऑफ वैल्यू, और सेकेंडरी फंक्शन में स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट और स्टोर ऑफ वैल्यू। आप समझ लेते हैं मनी के यहाँ पे फंक्शंस को। तो सबसे पहला आ रहा है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। देखो, आजकल मार्केट के अंदर कोई भी सामान खरीदना है तो आपको कोई दूसरा गुड्स लेके जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि बार्टर सिस्टम नहीं है। हम कोई भी सामान खरीदते हैं तो हम इजिली मनी से खरीद सकते हैं। तो मनी आज मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करता है। आज एज अ फार्मर अगर मुझे जाकर मार्केट से कपड़े परचेज करने हैं तो मुझे टेलर के पास अनाज लेकर जाने की जरूरत नहीं है, मुझे टेलर के पास पैसे लेकर जाने की जरूरत है। तो मनी आज मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में काम करता है, ठीक है। इस तरीके से मनी ने क्या कौन सी प्रॉब्लम सोल्व करी है बार्टर सिस्टम की? डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड। पहले क्या होता था, एक सामान लो दूसरा सामान दो, लेकिन कई बार ऐसा होता था सामने वाला बंदा हमारा सामान लेने के लिए तैयार नहीं होता था, तो वहां पर लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स की दिक्कत सामने आती थी, जो कि मनी ने मीडियम ऑफ एक्सचेंज बनकर दूर कर दी। अगला हमारा मेजर ऑफ वैल्यू। मनी के आने से हम हर चीज को आसानी से नाप सकते हैं। गुड्स में एक सामान को दूसरे सामान से नापना बहुत मुश्किल होता था। जैसे 1 लीटर दूध के बदले कितना चावल मिलना चाहिए, 1 लीटर दूध के बदले कितना फर्नीचर, कितना कपड़ा। लेकिन आजकल मनी के आने से हर चीज सोल्व हो चुकी है, हर चीज को हम मनी के रूप में एक्सप्रेस करते हैं। क्लियर हो गया?
तो प्राइस ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ मनी, जिससे सामान को खरीदना बेचना, उनकी वैल्यू लगाना काफी ज्यादा आसान हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर दो बातें हम लोगों ने मनी की पढ़ ली है, तीसरी समझ लेते हैं। स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट, मनी से हम लोगों को फ्यूचर में पेमेंट करना आसान हो गया। रीजन क्या है? मनी की वैल्यू चेंज नहीं होती, मनी की क्वालिटी में चेंज नहीं आता, मनी पे इंटरेस्ट निकालना आसान है, इसलिए मनी से स्टैंडर्ड पेमेंट करना भी आसान हो गया। बार्टर सिस्टम के अंदर क्या था? स्टैंडर्ड पेमेंट में बहुत ज्यादा दिक्कत आती थी, क्योंकि चीजों की वैल्यू में चेंज आती है, उनकी क्वालिटी में चेंज आता है और चीजों के ऊपर इंटरेस्ट निकालना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो मनी ने आकर स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट में हमारी हेल्प करी है। मनी से हम स्टोर ऑफ वैल्यू कर सकते हैं। आज कोई भी बंदा कोई भी काम करता है, चाहे कोई ज्वेलरी का काम करता है वो भी पैसे जमा करता है, फर्नीचर वाला भी पैसे जमा करता है, अनाज बेचने वाला भी पैसे जमा करता है, फार्मर भी पैसे जमा करता है, एनिमल्स में डील करने वाला बंदा भी पैसे जमा करता है। और पहले क्या था कि पहले पैसे नहीं थे तो लोग अपनी अपनी कमोडिटीज को क्या करते थे, अपनी अपनी चीजों को स्टोर करते थे वेल्थ के रूप में। अब कोई इंसान जानवरों को कैसे स्टोर कर सकता है, कोई इंसान ज्यादा अनाज को कैसे स्टोर करेगा। तो मनी के आने से ना हर बंदा अपनी वेल्थ को इजीली स्टोर करना सीख गया। क्लियर है? अब आ जाते हैं हम लोग, मनी इज द वे टू स्टोर द वेल्थ, बिकॉज मनी को स्टोर किया जा सकता है। क्यों? इट इज द कॉमनली एक्सेप्टेबल मेजर ऑफ वैल्यू, क्योंकि मनी से हर चीज को नाप सकते हैं। ठीक है, इट इज द इशूड इन द वेरियस डिनोमिनेशन इन विच कैन बी यूज द कन्वीनियंटली टू पे फॉर द गुड्स। मनी को कई रूप में इशू किया गया, जैसे कि 500 रुपए का नोट, जैसे कि उससे छोटा 200 रुपए का, उससे छोटा 100 रुपए का। तो इसलिए मनी को स्टोर करना काफी इजी है, किसी भी फॉर्म में आप उसको स्टोर कर सकते हो। इट्स वैल्यू रिमेन कांस्टेंट कंपेयर टू गुड्स, और गुड्स के कंपेयर में अगर हम बात करें तो मनी की वैल्यू चेंज जल्दी नहीं होती है। अब देखो, अनाज की वैल्यू चेंज हो जाएगी, अनाज आज फ्रेश है तो ठीक है ज्यादा रेट मिलेंगे, और कल एक महीने के बाद वो फ्रेश नहीं रहा। वेजिटेबल आज फ्रेश है तो रेट ज्यादा है, कल वो फ्रेश नहीं रहेंगे तो उसके रेट गिर जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि 500 का नोट आज फ्रेश है और कल फ्रेश नहीं है, ऐसा तो नहीं होता कि 500 का नोट पुराना हो गया तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो मनी में ये सारी दिक्कत नहीं आती, इसलिए मनी को हम स्टोर कर सकते हैं। क्लियर होता है सभी बच्चों को? अब आ जाते हैं हम लोग बच्चों मनी के कुछ कंटीजेंट फंक्शंस को समझते हैं। मनी के कुछ कंटीजेंट फंक्शंस को समझते हैं, उसके बाद हम स्टैटिक फंक्शन ऑफ मनी समझेंगे। तो मनी का कंटीजेंट फंक्शन क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। मनी के आने से देश की नेशनल इनकम को निकालना आसान हो गया। मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फेक्शन, बायर और सेलर को पता चल गया कि बार्गेनिंग कैसे करनी है, बायर और सेलर को अपना सेटिस्फेक्शन लेवल निकालने में मदद मिल गई। बेसिस ऑफ द क्रेडिट क्रिएशन, देश के अंदर मनी का क्रेडिट क्रिएशन होने लगा। कैसे? उधार लेना देना आसान होने लगा, बैंक लोगों को और उधार देने लगे, मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट बढ़ने लगा। प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, मार्केट के अंदर लगने वाला कैपिटल बढ़ने लगा धीरे धीरे। गारंटी ऑफ द सोल्वेंसी, सोल्वेंसी की गारंटी बढ़ गई। तो कुल मिलाकर ये मनी के कुछ कंटीजेंट फंक्शंस है जो आपको याद रखना है। अगला आ जाता है स्टैटिक फंक्शंस ऑफ मनी। दे रेफर टू दोज फंक्शन विच फैसिलिटेट द वर्किंग ऑफ द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। पता है स्टैटिक फंक्शन ऑफ मनी के आने की वजह से ही हम अपनी इकोनॉमी की जीडीपी निकालने लगे, नेशनल इनकम निकालने लगे, इकोनॉमी की परफॉर्मेंस को जज करने लगे, बैंकों की परफॉर्मेंस को जज करने लगे। हर चीज की परफॉर्मेंस हमें इजीली पता लगनी पड़ी, और उन चीजों को इकोनॉमी से जुड़ी हुई जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं हम उनको नंबर्स में समझने लग गए। बात समझ में आती है? उसके बाद आता है डिमांड फॉर मनी। कह रहा है कि मनी की डिमांड लोग क्यों करते हैं, हमें पैसे की जरूरत क्यों है। ये भी भला कोई पूछने की बात है कि हमें पैसों की जरूरत क्यों है। तो यार मनी की जरूरत हमें क्यों है? पहला, ट्रांजैक्शन मोटिव, क्योंकि हम डेली बेसिस पे बहुत सारी ट्रांजैक्शन करते हैं, हमें बहुत सारे गुड्स खरीदने हैं, सर्विसेज खरीदनी है, तो हमें पेमेंट करने के लिए मनी की जरूरत है। उसके बाद आ जाता है प्रिक्यूशनरी मोटिव, यानी कि फ्यूचर के लिए। यार फ्यूचर के अंदर भी हमारी बहुत सारी जरूरत है। कल होके हमें किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है तो पैसों की जरूरत होगी, कल होके हमें घर खरीदना है तो हमें पैसों की जरूरत होगी। तो इसलिए प्रिक्यूशनरी मोटिव के लिए हमें पैसों की जरूरत है। अगला स्पेक्युलेटिव मोटिव, यानी जो लोग मार्केट के अंदर पैसा लगाते हैं, जो लोग मार्केट के अंदर स्पेक्युलेशन करते हैं, तो इसलिए भी हमें पैसों की जरूरत है। तो कहीं ना कहीं पैसों की इन तीन वजह से जरूरत होती है, ट्रांजैक्शन मोटिव, स्पेक्युलेशनरी मोटिव, सॉरी प्रिक्यूशनरी मोटिव, और तीसरा हमारा स्पेकुलेशन मोटिव। ठीक है, उसके जो अब टॉपिक है हमारा
मनी हैज़ ओवरकम द ड्रॉबैक्स ऑफ द बार्टर सिस्टम। मनी ने किस तरीके से बार्टर सिस्टम की दिक्कत को दूर करा। तो बार्टर सिस्टम की जो पहली दिक्कत थी वो क्या थी, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड। आपको पता है कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड के बाद मतलब होता है कि एक बंदे के पास जो सामान है वो दूसरे बंदे की नीड होनी चाहिए और दूसरे बंदे पे जो सामान है वो फर्स्ट बंदे की क्या होनी चाहिए, नीड। लेकिन मनी के आने के बाद मनी ने किसके रूप में काम करा, मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में काम करा। तो अब ये जरूरी नहीं है कि एक फार्मर जो कपड़े लेना चाहता है उसको अनाज देने की ही जरूरत पड़े, यानी कि वो पैसे देकर भी आप कपड़े को खरीद सकता है। तो मनी के आने से मनी ने मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स की दिक्कत को दूर करा। हाई स्टोरेज कॉस्ट, गुड्स को स्टोर करने की जो कॉस्ट थी वो बहुत ज्यादा हाई थी। आप 1 करोड़ रुपए इजीली जमा कर सकते हो, लेकिन 1 करोड़ रुपए से आने वाला जो चावल है आप उसको इजीली स्टोर नहीं कर सकते, उसकी स्टोरिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई होगी। ठीक है, तो मनी को स्टोर आसानी से कर सकते हैं। तो अब कोई भी बंदा किसी भी चीज का काम करता हो वो अपनी वेल्थ को मनी के अंदर इजीली क्या कर सकता था, स्टोर कर सकता था। तो मनी ने स्टोर ऑफ वेल्थ का भी काम करा है, जिससे ये बार्टर सिस्टम की दिक्कत दूर हो गई। डिफिकल्ट टू कैरी फॉरवर्ड द वेल्थ, मनी से हमें फ्यूचर में पेमेंट करना, वेल्थ को कैरी फॉरवर्ड करना बहुत ज्यादा दिक्कत आती थी। इसका मतलब यह है कि अपनी वेल्थ को जमा करना या फिर उसको कैरी फॉरवर्ड करना, उसका फ्यूचर में वैल्यू निकालना बहुत मुश्किल होता था। लेकिन मनी ने आने के बाद इस चीज को भी क्या कर दिया, आसान कर दिया। ठीक है, क्योंकि मनी की वैल्यू चेंज नहीं होती। ठीक है, बाकी गुड्स की वैल्यू क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। नो प्रॉपर यूनिट ऑफ अकाउंट, बार्टर सिस्टम के अंदर किसी भी चीज का रेट फिक्स नहीं था कि किस चीज के बदले हमें कितना सामान मिलना चाहिए, दूसरा कितना मिलना चाहिए। लेकिन मनी ने आकर हर चीज का रेट मनी के अंदर फिक्स कर दिया। तो एक कॉमन यूनिट हमें मिल गई, हर चीज की कॉमन तरीका मिल गया कि हम हर चीज के रेट को मनी के अंदर ही क्या करने लगे, तय करने लगे। तो इस तरीके से बार्टर सिस्टम की जो ये 4 बड़ी प्रॉब्लम थी उसे मनी ने दूर कर दिया, और यही मनी के फंक्शंस भी है। अगर आप देखोगे तो मनी ने इसको दूर कैसे करा है, एट अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में, इसे स्टोर ऑफ वेल्थ के रूप में, इसे स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट के रूप में, और इसे यूनिट ऑफ वैल्यू के रूप में। तो मनी ने जो बार्टर सिस्टम की 4 प्रॉब्लम्स थी उनको इजीली इस तरीके से क्या कर दिया, दूर कर दिया। क्लियर होता है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आ जाता है हमारा मनी सप्लाई। तो मनी सप्लाई का मतलब क्या होता है, देखो मनी सप्लाई का सिंपल सा मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर हमारी इकोनॉमी के अंदर कितना पैसा सर्कुलेशन के अंदर है उसको हम लोग कहते हैं मनी सप्लाई। ठीक है, जैसा कि आपको पता ही होगा कि आरबीआई मनी सप्लाई के अंदर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो आरबीआई क्या करता है, हमारे देश के अंदर बहुत सारे नोट इस तरीके से छाप कर रख लेता है। ठीक है, और ये है हमारी इकोनॉमी। क्या है, हमारी इकोनॉमी। क्लियर। तो आरबीआई इस छपे हुए नोट्स में से जितने पैसे हमारी इकोनॉमी के अंदर क्या करता रहता है, धीरे धीरे डालता रहता है। तो ये पैसा जैसे ही यहां पहुंचता है तो ये किसका पार्ट बन जाता है, मनी सप्लाई का पार्ट बन जाता है। तो आपको समझना होगा कि मनी सप्लाई क्या है। मनी सप्लाई किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर हमारी इकोनॉमी के अंदर कितना पैसा इकोनॉमी के अंदर घूम रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मनी सप्लाई कहते हैं। ठीक है, तो आइए जरा मनी सप्लाई की डेफिनेशन समझते हैं। मनी सप्लाई रेफर टू द टोटल स्टॉक ऑफ मनी इन द सर्कुलेशन इन एन इकोनॉमी एट द गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम पर कितना पैसा हमारी इकोनॉमी के अंदर है, चाहे वो आरबीआई के द्वारा, चाहे वो गवर्नमेंट के द्वारा, जिस भी द्वारा, तो कितना पैसा इकोनॉमी के अंदर है उसको हम लोग मनी सप्लाई कहते हैं। कंपोनेंट, मनी सप्लाई के अंदर क्या क्या चीजें आती है, मनी सप्लाई के अंदर क्या क्या चीजें आती है। करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, लोगों के पास जितना पैसा है वो पैसा, ठीक है, चाहे वो पेपर मनी के रूप में हो चाहे वो कॉइन्स के रूप में हो। और नेट डिमांड डिपॉजिट हेल्ड बाय द कमर्शियल बैंक, और कमर्शियल बैंकों ने लोगों का जो पैसा जमा कर रखा है जिसे लोग जब चाहे निकाल कर खर्च कर सकते हैं। ये इसके 2 मेन कंपोनेंट है। तो कंपोनेंट अगर आ जाए कि मनी सप्लाई के मेन कंपोनेंट क्या है, तो करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, ठीक है, लोगों के पास जो पेपर मनी और कॉइन्स है, और दूसरा नेट डिमांड डिपॉजिट। ठीक है, सोर्सेज ऑफ मनी सप्लाई, मनी सप्लाई में किन लोगों का रोल है, कौन से लोग हैं जो मनी सप्लाई के अंदर रोल प्ले करते हैं। सबसे पहला आ जाता है हमारा गवर्नमेंट। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट आपको पता ही होगा कॉइन्स इशू करने का काम करता है। इसके अलावा गवर्नमेंट के कहने पर ही कहीं ना कहीं आरबीआई भी फंक्शनिंग करती है। ठीक है, इसके अलावा आरबीआई जो सीधा हमारे देश में करेंसी नोट छापने का काम करता है, और कमर्शियल बैंक
जो आरबीआई से बहुत बड़े लेवल पर पैसा लेते हैं, उनके पास अपना पैसा रखवाते हैं और लोगों को लोन देते हैं, लोगों के पैसे अपने पास जमा रखवाते हैं। तो ये लोग भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, कमर्शियल बैंक भी हमारे देश के अंदर मनी सप्लाई। तो मनी सप्लाई के सोर्सेस क्या है? गवर्नमेंट, आरबीआई और कमर्शियल बैंक। ठीक है, इट एक्सक्लूड फ्रॉम द मनी सप्लाई। मनी सप्लाई में कुछ ऐसी चीजें हैं जो बिल्कुल भी मनी सप्लाई का पार्ट नहीं होती है। तो मनी सप्लाई का पार्ट क्या क्या नहीं होती, एक बार समझना। ठीक है, ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो मनी सप्लाई का पार्ट नहीं होती है? ठीक है, पहला, करेंसी हेल्ड बाय द कमर्शियल बैंक एज देयर कैश रिजर्व। मनी सप्लाई के अंदर इंक्लूड नहीं, तो कमर्शियल बैंकों ने जितना भी कैश रिजर्व बना के रख रखा है वो इंक्लूड नहीं होता। स्टॉक ऑफ गोल्ड जो कि सेंट्रल बैंक के पास है, और कैश हेल्ड बाय द गवर्नमेंट इन द ट्रेजरी एंड द सेंट्रल बैंक। ठीक है, तो ये तीन बातें आप याद रख लेना कि ये हमारी मनी सप्लाई का पार्ट नहीं होता है। ठीक है, तो ये तीन नाम याद रखना है आप सभी बच्चों को। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग मनी सप्लाई को नापने के तरीके। ठीक है, मेजर ऑफ मनी सप्लाई। मनी सप्लाई को नापने के कितने तरीके होते हैं? पता है, मनी सप्लाई को नापने के वैसे तो बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे। ठीक है, जिसमें मेन M1, M2, M3, M4, हम इसके अलावा LR1, LR2 और भी कई सारे तरीके हैं। ठीक है, तो हमारे सिलेबस के अंदर यहाँ पर मनी सप्लाई को नापने के जो 4 तरीके हैं सिर्फ हम वही पढ़ने वाले हैं। जिसमें पहला रहेगा हमारा M1, दूसरा हमारा M2 और तीसरा M3 और फिर M4 रहेगा। ठीक है, तो M1, M2, M3 और M4। M1 में क्या आता है? करेंसी विद पब्लिक। ठीक है, यानी इसमें हम लोग बोल देते हैं करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक। डिमांड डिपॉजिट विद द कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंकों के पास जो डिमांड डिपॉजिट है। अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। अदर डिपॉजिट। ठीक है, ओडी। क्लियर हो गया? तो C प्लस DD प्लस OD, ये हमारा क्या है? M1। M2 के अंदर क्या आता है? ये जो M1 होता है ये पूरा आता है, और जो हमने पोस्ट ऑफिस के अंदर जो अपने पैसे जमा करवा रखे हैं सेविंग अकाउंट के अंदर, जिसे हम निकाल सकते हैं जब मर्जी चाहे, तो वो उसको भी इंक्लूड कर दिया जाता है। तो ये M2 में आ जाता है। ठीक है, इन दोनों को हम लोग नैरो मनी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नैरो मनी भी कहते हैं। क्लियर होता है? तो इन दोनों को नैरो मनी के नाम से जाना जाता है। M3 के अंदर क्या आता है? M1 पूरा, इसमें आ जाता है टाइम डिपॉजिट। क्लियर है? और M4 में क्या है? M3 पूरा, और इसमें आ जाता है पोस्ट ऑफिस में जो आपने सेविंग अकाउंट खुलवा रखा है, जिसमें NSC यानी कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट वगैरह होते हैं, ये भी एक डिबेंचर बॉन्ड्स वगैरह की तरह होते हैं। तो इनको छोड़कर इनको हम लोग कहते हैं ब्रॉड मनी। क्लियर होता है? तो आपने क्या करना है? M1, M2, M3, M4 इनके फॉर्मूले अच्छे से याद कर लेना। अब जो इनसे जुड़ी हुई कुछ बातें हैं ना, वो हम यहाँ पे समझ लेते हैं। इंपॉर्टेंट नोट्स फॉर द मनी सप्लाई। अब मनी सप्लाई के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट नोट। पहला, M1 और M2 को हम लोग नैरो मनी कहते हैं। क्लियर होता है? ठीक है, क्योंकि इनमें स्टोर फैसिलिटी नहीं होता है। M3 और M4 को हम लोग ब्रॉड मनी कहते हैं। M1 सबसे लिक्विड है। सबसे लिक्विड का मतलब होता है कि M1 के अंदर जो मनी आ रही है वो सबसे ज्यादा लिक्विड है, यानी कि मार्केट के अंदर तुरंत खर्च किया जा सकता है। जैसे लोगों के पास जो पैसा है वो लोग तुरंत खर्च कर सकते हैं, बैंक में जो डिमांड डिपॉजिट है तुरंत खर्च हो सकता है, और आरबीआई के पास जो अदर डिपॉजिट्स है उनको भी निकाल के, जबकि सेविंग अकाउंट में जो पड़े हुए पैसे वो इतनी जल्दी लोग नहीं निकालते हैं। तो ये मनी सप्लाई का इतनी जल्दी पार्ट, यानी ये इतनी जल्दी खर्च नहीं होते जितनी जल्दी ये सारे खर्च होते हैं। इसीलिए M1 सबसे ज्यादा लिक्विड है, यानी सबसे जल्दी मार्केट में खर्चा हो सकता है, इसलिए बोला गया है। तो M1 को बोला गया है कि ये सबसे ज्यादा लिक्विड है। ठीक है, और M4 को बोला गया है कि ये सबसे कम लिक्विड है। क्लियर? M3 को यहां पर बताया गया मोस्ट कॉमन यूज ऑफ द मेजर ऑफ मनी सप्लाई। मनी सप्लाई निकालने के लिए सबसे ज्यादा जो मेथड यूज किया जाता है वो M3 है। और अच्छा, एक चीज और लिखा हुआ है, OD का मतलब क्या होता है ये आप लोगों ने पढ़ लेना है। तो ठीक है, तो मनी सप्लाई के बारे में मैंने आपको सब कुछ बता दिया। मनी सप्लाई क्या होता है, मनी सप्लाई के सोर्सेस क्या है, कंपोनेंट क्या है, मनी सप्लाई के कितने मेथड हैं, फॉर्मूले याद कर लेना, और इंपॉर्टेंस ऑफ मनी सप्लाई। मनी सप्लाई से जुड़ी हुई कुछ खास बातें थी जो मैंने आपको बता दिया। तो बच्चों, यहाँ पर जो हमारा मनी वाला चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट होता है।